हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने थर्ड सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन में हम लोगों ने सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन देखा। यस। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, जिसको आप क्लॉज बोलेंगे, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 यानी क्लॉज 47, जो हम लोगों ने ट्रांसफ़र की डेफिनेशन को देखा। और उसके बाद आज लास्ट सेशन में जाते हैं तो मैंने आपको एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बताए थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उससे रिलेटेड गेन। और मैंने कहा था ये धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। मैंने आपको केवल एक इंट्रो दिया था और मैंने ये बोला था कि आज का जो सेशन हमारा डेडिकेट रहेगा दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47। बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेक्शन 47 की। सेक्शन 46 इसके लिए पूरा एक सेशन चलना है, अभी नहीं, आगे एडवांस लेवल पर। क्या कहता है ये सेक्शन 46? कहता है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, तो उस लिक्विडेशन के समय अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो वेयर the asset of a company are distributed to its shareholder on a liquidation of a company, such distribution shall not be regarded as transfer in the hands of the company. In the hands of the company, इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, यानी कंपनी के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर लिक्विडेशन के समय कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को, लिक्विडेशन के समय अपनी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, देन इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी बिकॉज दिस ट्रांसफर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो ये चीज दिमाग में सेट है, आपको बस इतना अभी याद रखना है, दैट इज मोर देन अनफ। ओके, सेक्शन 47 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर हमें आना था और हम लोग आ गए। हमने आपको ये बताया था कि भाई कैपिटल गेन चार्ज करने के लिए आपको रखना क्या है सर, ये कैपिटल एसेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, प्लस ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। हम उस पर टैक्स लगाएंगे कैपिटल गेन कैटेगरी में। लेकिन अगर कोई हमारा कैपिटल एसेट है लेकिन ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा सर, ये तो आपने बताया ही था कि उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई कैपिटल एसेट नहीं है, ट्रांसफर है, तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपका ये दोनों होना जरूरी है सर, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया था ये कैपिटल एसेट्स हैं जिनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन अराइज होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, सर समझ में नहीं आई बात। होगा क्या कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप कहेंगे यस, this is the case of the capital asset and again this is the case of the transfer. Now both of these two conditions are satisfied, now we are needed to charge capital gain on that. बोला जाए, एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। है क्या कि एक परिवार है और उस फैमिली का पार्टीशन हो गया। अब कुछ एसेट मिस्टर एक्स के पास और कुछ एसेट मिस्टर वाई के पास, कुछ जेड के पास, कुछ पी के पास। ये पहले पूरी एक प्रॉपर्टी थी, ये चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ अर्लियर दिस प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। नाउ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड इन 4 पर्सन, पी क्यू आर एस। एक्स गया, खत्म। अब ये प्रॉपर्टी चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर बिकॉज दिस इज द कैपिटल एसेट and this is transferred from Mr. X to different 4 persons. Yes or no? This is the division of the property. The properties remain same in the same house. वो उन्हीं घर वालों के पास है जिसके पास वो प्रॉपर्टी थी, किसी आउटसाइडर को बेची नहीं गई और ना तो बेचने का कोई इंटेंशन था। अरे भाई, प्रॉपर्टी का डिवीजन हुआ, घर में आपस में बट गई प्रॉपर्टी, बताओ कैपिटल गेन लगा दें सर, ये कौन सी बात होती है? ये कौन सी बात है सर कि आप इस तरह की चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज़ पर ये चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते।
मैंने कहा कैपिटल एसेट है, आपने कहा है। मैंने कहा एसेट ट्रांसफर हो गई, आपने कहा हाँ हाँ हो गई, तो लगा दो कैपिटल गेन। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सर किसी का इंटेंशन भी तो देखना पड़ेगा कि वहां पर अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए, टैक्स इवेजन का इंटेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एसेट तो उसी घर का ही पार्ट है, ये कहीं गई नहीं, लेकिन ट्रांसफर तो हो गई। इन्हीं तरह के पॉइंट्स को हटाया गया। सेक्शन 47 कहता है हम अब ये तो नहीं बोल सकते कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज कैपिटल एसेट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। और कहा गया ट्रांसफर, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर की कैटेगरी से ही हटा देते हैं। भाई हमें दो शर्तों में से किसी एक चीज को हटाना है, कैपिटल एसेट नहीं है हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो ट्रांसफर हैं लेकिन हम उनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और जब हम उनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। यानी अगर इस तरह के ट्रांजैक्शंस से टैक्स को रोकना है, टैक्स लगाने से बचाना है, तो जरूरी है कि हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट डिस्कस करें जिसमें ट्रांसफर ट्रांसफर ना माना जाए। क्या ना माना जाए? ट्रांसफर को ट्रांसफर ना माना जाए। एंड दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 47, जो कहता है कि दीज आर द ट्रांजेक्शंस, जो हम ट्रांजेक्शंस के नाम लेने जा रहे हैं ना, वो ट्रांजेक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यानी कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई बावजूद इसके ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर को ट्रांसफर ना मानो तो कैपिटल गेन अराइज ही नहीं होगा। पक्की बात है ना? और ये एक दो ट्रांजेक्शंस नहीं है, दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ 33 डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। कितने? 33। देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखें ये कितने हो गए, कितने हो गए जरा देखिए, 27, 28, 29, 32 एंड 33। इतने हमें ट्रांजेक्शन्स देखने हैं। सर ये सारे याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, ये तो हेडेक लेना ही पड़ेगा। 33 ट्रांजेक्शन याद रखने का मतलब यू आर नीडेड टू डू द प्रैक्टिस ऑन दैट। आपको अपने आप चीजें समझ में आएंगी, चिंता करने की बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एवन वीमेन परफेक्ट। क्लियर? क्या कहता है जरा ढंग से सुने, एक एक करके देखा जाए। अब हम इनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर नहीं मानेंगे। वो ट्रांजेक्शन सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं किसी कैपिटल एसेट का ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, दिस इज द केस। अगर पार्शियल या टोटल पार्टीशन होता है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और उस पार्टीशन के कारण किसी एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, यानी अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। गॉट इट? यस सर। अगर आपको कोई गिफ्ट दे दे तो ट्रांसफर हो गया, टैक्स लगा दें? नहीं सर, ऐसे कैसे टैक्स लगा दें? ऐसे कैसे टैक्स लगा दें? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट देना तो गुना हो जाएगा अगर गिफ्ट को देते समय टैक्स लगा दिया जाए। इसने 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दी मिस्टर वाई को, और अगर ट्रांसफर मान लें इसके पास पुश्तैनी जमीन थी जिसकी वैल्यू आज की डेट में 5 करोड़ है, इसने खरीदा 0 में था, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ की है। अगर इस पर टैक्स लगा दें तो मिस्टर एक्स तो कभी गिफ्ट देगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए 20% टैक्स लग गया, तो 1 करोड़ इसको जेब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 5 करोड़ का गिफ्ट भी दो, साथ में 5 करोड़ का गिफ्ट भी दो फ्री में, और साथ में गवर्नमेंट को 1 करोड़ का टैक्स भी दो। ऐसा कौन सा गिफ्ट होता है भाई? ऐसा कौन सा गिफ्ट होता है? तो इसको हटाया गया। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट और अंडर विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। तो अगर आप गिफ्ट या विल के थ्रू किसी एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। विल का मतलब वसीयत, इच्छा से, विल का मतलब वसीयत। तो अगर गिफ्ट और विल के थ्रू कोई एसेट ट्रांसफर होती है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो दो केसेस मैंने अभी तक बताए कि अगर कोई पार्टीशन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और उस पार्टीशन के तहत कोई एसेट ट्रांसफर होती है, तो दिस ट्रांसफर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इन द सेम वे, in case of any will or any gift by a person to any other person shall not be regarded as transfer. Okay. इसमें ESOP को हटाया गया है, फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को यहाँ पर नहीं रखा गया है। ओके।
अब आते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी, क्या मैंने बोला, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को, किसको, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को, मेरी बात ढंग से समझेंगे, होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी को हिंदी में कहा जाता है सूत्रधारी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को कहा जाता है सहायक कंपनी। क्या बोला जाता है, सहायक कंपनी। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, बशर्ते बशर्ते सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल का 100%, कितना, मैंने 99% नहीं बोला ना, मैंने कहा 100% किसके पास होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी के पास। अगर सब्सिडरी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास है और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, सर समझ में नहीं आई बात, चलिए। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो होल्ड करती है, क्या होल्ड करती है, शेयर्स होल्ड करती है। किस में होल्ड करती है, दूसरी कंपनी में होल्ड करती है। अच्छा, अगर ये होल्डिंग कंपनी कम से कम 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करे दूसरी कंपनी में, तो जो कंपनी होल्ड करेगी वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। अब सोचो ना, मैक्सिमम डिसीजन तो होल्डिंग कंपनी के कहने पर ही होंगे। ये नॉर्मल डेफिनेशन मैंने बताई कि होल्डिंग वो कंपनी होती है जिसके पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर मौजूद होती है। इज इट क्लियर, जी सर। लेकिन अगर हम टैक्सेशन की बात करें और इसी सिस्टम की बात करें जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम लोग, ट्रांजेक्शन्स नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। उसके रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो कहा गया यहां पर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसके पास 100% वोटिंग पावर मौजूद हो सब्सिडरी कंपनी का, नॉट 99%, 100%। कितना, 99% नहीं, 100% की बात मैं कर रहा हूं। अगर होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल मौजूद है तो, दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो ट्रांसफरी कंपनी होगी ना, हो सकता है एसेट किसने ट्रांसफर की हो, सर हो सकता है होल्डिंग कंपनी ने एसेट ट्रांसफर की हो सब्सिडरी कंपनी को, या सर हो सकता है ना सब्सिडरी कंपनी ने एसेट ट्रांसफर की हो होल्डिंग कंपनी को, वाइस वर्सा, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो कहा गया, ढंग से सुनेंगे, इसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ट्रांसफरी कंपनी जो होगी, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर किया है तो सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी होगी। अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया है तो होल्डिंग कंपनी आपकी ट्रांसफरी कंपनी होगी। तो कहा गया 100% शेयर होल्डिंग हो होल्डिंग कंपनी के पास और ट्रांसफरी कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, अगर ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो ये ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सर ऐसे क्यों नहीं माना जाएगा, फिर से आते हैं, आपको फिर से समझाते हैं, फिर से समझने की आप कोशिश करिए। ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ढंग से सुनेंगे, इसके पास सब्सिडरी कंपनी के 100% 100% शेयर कैपिटल मौजूद है, किसके पास, होल्डिंग कंपनी के पास। एक बात बताओ, अगर 100% मौजूद है तो इसका 100% प्रॉफिट किसका प्रॉफिट होगा, सर इसका 100% प्रॉफिट इसी का तो प्रॉफिट होगा।
अच्छा एक बात बताओ, 100% लॉस किसका लॉस होगा? सर 100% लॉस सर होल्डिंग कंपनी का होगा, क्योंकि 100% शेयर्स हैं। ये लॉस तो कहीं और नहीं जाने वाला। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं कंपनियों मैंने एक और दूसरी कंपनी बना ली और उस पर 100% होल्डिंग रखी, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट, उसका लॉस मेरा लॉस, तो क्या फर्क है? मेरे और उसके में कोई फर्क नहीं रहा, उसके और मेरे आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं रहा। इसका मतलब टैक्स चोरी करने के पर्पज से हम लोगों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा, या टैक्स प्लानिंग के पर्पज से मैंने ऐसा कुछ किया होगा। तो कहा कि इसको ट्रांसफर क्यों मानना? कोई आदमी अपने आप के साथ कैसे बिजनेस कर सकता है भाई? अपने आप को ही सामान बेचा और खरीदा और कहा प्रॉफिट हो गया, ये कौन सी बात होती है? यहां पर तो वही बात है, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 100% शेयर होल्डिंग, नॉट 99%। तो कहा गया अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल अवेलेबल है, और ट्रांसफरी कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, देन दिस ट्रांजैक्शन वुड नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तब उस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल सही बात भी भाई, गलत क्या है इसमें? ठीक। सर एक बात बताइए, डाउट है। सब्सिडरी कंपनी के पास एक एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 करोड़। इसके पास कोई एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 करोड़। इसने इस एसेट को ट्रांसफर कर दिया होल्डिंग कंपनी को 3 करोड़ में। तो सब्सिडरी कंपनी को फायदा कितना हुआ? सर 2 करोड़। टैक्स कितने पर लगेगा? 0 पर। कहां कोई फायदा हुआ भाई? अपने आप को ही सामान बेचकर कोई फायदा कैसे ले सकता है? सर 1 करोड़ का सामान 3 करोड़ में बिका तो है। अरे खुद का सामान खुद को बेचा तो कौन सा फायदा, मैं यही बताना चाह रहा हूं ना। तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ ट्रांसफर and no capital gain shall arise on such type of transactions, provided these two conditions are satisfied. 100% shares are held by holding company, as well as the transferring company must be an Indian company. If both of these two conditions are satisfied, no any transfer shall be considered and no any capital gain shall be charged. चल सकते हैं आगे? यस सर। अब आपको ये समझ में आएगा, मैं बोलूं। कहा कि अगर कोई ट्रांसफर है कैपिटल एसेट का होल्डिंग टू इट्स सब्सिडरी और वाइस वर्सा, सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे अगर दो कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो होल्डिंग कंपनी या उसके नॉमिनी के पास 100% शेयर कैपिटल होनी चाहिए और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, ये देखिए अमेंडमेंट का पार्ट है नीचे वाला। कहता है कि अमेंडमेंट क्या आया कि कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में अगर ट्रांसफर करती है, कंडीशन भले सेटिस्फाई हो रही है, होने दो, अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करती है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करती है, तो वहां पर इस बेनिफिट को नहीं दिया जाएगा, तब तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। If holding company transfers its capital asset to its subsidiary company or subsidiary company transfer its capital asset to its holding company, where both of these two conditions are satisfied, and this transfers are in such a way that the capital asset are transferred to other one company as a stock in trade. एसेट से एसेट, एसेट से एसेट ट्रांसफर हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नाउ द ट्रांसफर्स आर टेकन प्लेस इन सच अ वे सो दैट द ट्रांसफरिंग कंपनी कैन कंसीडर इट एज a stock in trade in its books of account, then no any such type of benefit can be availed, or you can say no any exemptions will be given. Is it clear? हाँ सर। Where a holding company transfers a capital assets to a subsidiary company as a stock in trade or vice versa, then exemption under section 47 shall not be अवेलेबल। सर समझ में आ गया। अब आते हैं एक और नई चीज, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। सर विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, ये तो अमेंडमेंट था कि आपको इस कंडीशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 47 का। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन का मतलब हुआ कि अर्लियर यू हैव ऑलरेडी गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जेम्पशन, मींस आपने एसेट ट्रांसफर की सब्सिडरी से होल्डिंग को, होल्डिंग से सब्सिडरी को, और उसको हम लोगों ने सेक्शन 47 का हिस्सा माना और उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, दैट वाज ओके। बट नाउ इन फ्यूचर कुछ गलतियां हो गई। आज तो ट्रांसफर कर लिया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दैट इज ओके, बल्ले बल्ले दोनों कंपनियों को कोई किसी को टैक्स नहीं देना पड़ा।
लेकिन आपको ख्याल रखना है कि कुछ सालों तक कुछ और कंडीशंस को फॉलो करो। ऐसा नहीं आपने बेनिफिट ले लिया अब सरकार को ठेंगा दिखा दो। कैसे? मान लेते हैं कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, एसेट को 2 करोड़ की 5 करोड़ को, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ क्योंकि 100% होल्डिंग थी और ट्रांसफरी कंपनी यानी सब्सिडरी आपकी इंडियन कंपनी थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड थी। गवर्नमेंट को बोला इधर आ, गवर्नमेंट आई, बताओ इस पर टैक्स लगेगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेक्शन 47 में एग्जेम्पशन है। इसका मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा बल्ले बल्ले आप लोग सही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट चली गई। जैसे ही गवर्नमेंट ने मुंह फेरा, इस होल्डिंग कंपनी ने जो एसेट दी थी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी ने तुरंत मार्केट में बेच दी। अरे गलत है ना? या फिर मार्केट में बेच दी, वो यहां नहीं आएगा फिलहाल, उसकी चिंता ना करें, उसके लिए सिस्टम है अलग से। या फिर दूसरी गलती है कि जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड पर ट्रांसफर करना था नहीं किया, जैसे ही गवर्नमेंट को कहा देखो भाई एसेट से एसेट गई, अब कोई दिक्कत, गवर्नमेंट ने कहा नहीं। जैसे ही गवर्नमेंट मुड़ी, उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। खरीदते समय स्टॉक इन ट्रेड की तरह नहीं खरीदा, खरीदा एसेट की तरह, बाद में स्टॉक इन ट्रेड की तरह कन्वर्ट कर दिया। प्रॉब्लम है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। दूसरी बात, कहा गया था 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए होल्डिंग कंपनी के पास, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो सरकार मुड़ी, इसने तुरंत अपने 10% शेयर्स भी बेच दिए। धोखा है कि नहीं है? धोखा है ना? यहां 2 चीजें कवर होंगी। मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहला बताया कि एसेट जब होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर हुआ, होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स था और सब्सिडरी कंपनी यानी खरीदने वाली कंपनी वो इंडियन कंपनी थी। बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसने एसेट को यहां से बेचा और एसेट की तरह ही बेचा। स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचता तो शायद अमेंडमेंट वो लग जाता और 47 एप्लीकेबल नहीं होता। तो कहा गया एसेट को एसेट की तरह बेचा, सरकार को दिखाया, सरकार जैसे ही गई, इसने क्या किया? पहला गलती कि इसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। ये आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपका खरीदने का पर्पस स्टॉक इन ट्रेड की तरह था। पहली गलती। दूसरी गलती, कहा गया था 100% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, इसने क्या किया? 20% सेल कर दिया, 20% सेल कर दिया, 10% सेल कर दिया। 100% होना चाहिए था ना? और तीसरी गलती ये हो सकती है कि इस एसेट को इस कंपनी ने सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो फिलहाल हम इस केस की बात नहीं कर रहे, हम इन 2 केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर होल्डिंग कंपनी के पास 100% होल्डिंग नहीं रही, और दूसरा जहां पर सब्सिडरी कंपनी ने जिसको ऐसी एसेट दी गई थी, उसने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर इन 2 में से कोई एक गलती आप कर देंगे तो जो आपको पहले बेनिफिट दिया गया था ना, वो छीन लिया जाएगा। सर सेल करने पर छीना नहीं? अरे सेल करने पर तो कैपिटल गेन खुद आ जाएगा भाई, उसके लिए तो कैलकुलेशन दिया हुआ है। ऊपर वाले 2 केसेस में जो स्टॉक इन ट्रेड और 20% वाला है, वहां पर शायद कैपिटल गेन अराइज नहीं होता अगर हम ये विड्रॉवल नहीं ले आते। सेल कर रहे हैं तब तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन अराइज हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हमें दिया हुआ है किस तरह से कैलकुलेशन करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। We'll see it at a later stage. But now the problem is at the time of the conversion of capital asset into stock in trade, the asset which were bought from the holding company or received from the holding company, or on the other hand where the holding company doesn't hold 100% shareholding in the subsidiary company. तो इन 2 गलतियों में से अगर कोई एक गलती होती है तो वहां पर ये विड्रॉवल लगेगा सेक्शन 47 का। सेल के लिए नहीं लगेगा। सेल के लिए तो सीधे बोल दिया कि भैया उसका कैलकुलेशन अलग से करना है, हम लोग इसको चेक कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल कर लेंगे उस पर। क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47A, विड्रॉल किस में किया गया? सेक्शन 47A में। ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर विद इन अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, तो जिस कंपनी के पास वो एसेट आई है ना, उसको 8 साल तक उस एसेट को उसी कंडीशन और फॉर्म में रखना है। उसको वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती, और ना ही होल्डिंग कंपनी 8 सालों तक अपनी शेयर होल्डिंग को बेच सकती है। यानी कि अगले 8 सालों तक, जिस दिन ऐसा ट्रांसफर हुआ है उसके 8 सालों तक होल्डिंग कंपनी को 100% शेयर होल्ड करना है, 99% नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ जो खरीदा है, जिस कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है, तो भी उसको 8 साल तक एसेट को एसेट ही रखना है। और अगर सब्सिडरी कंपनी ने खरीदा है होल्डिंग कंपनी से, तो उस सब्सिडरी कंपनी को भी 8 साल तक उस एसेट को एसेट ही रखने देना है। उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। ओके, गॉट इट।
तो कहा गया द कैपिटल गेन सो एग्जेम्प्टेड अर्लियर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। अब तो गलती हो गई, गलती हो गई। कौन सी दो गलतियां? पहली, द होल्डिंग कंपनी डजंट कंटिन्यू टू होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी और द ट्रांसफर कंपनी कन्वर्ट इनटू द स्टॉक इन ट्रेड, दैट्स इट। अगर इन दो में से कोई एक गलती हो गई तो आपके ऊपर जो विड्रॉ जो एग्जेम्पशन दिया गया था सेक्शन 47 का टैक्स नहीं लगाया गया था, नाउ दैट शैल बी चार्ज टू टैक्स। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखनी है। सर सेल के समय, उसमें मैंने कहा ना, सेल के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, एग्जेम्पशन ले लिया, सब्सिडरी ने बेच दिया, टैक्स लगा दो, उसका सिस्टम है पूरा। सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, होल्डिंग ने 8 साल तक नहीं रखा, कभी भी बेच सकती है, बेचने दो, क्या दिक्कत है, कैपिटल गेन लग जाएगा, उसके कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है। सेल करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कन्वर्जन करने पर स्टॉक इन ट्रेड की तरह या 100% शेयर होल्डिंग ना रखने पर आपका विड्रॉवल लग जाएगा। 8 साल तक आप ऐसा नहीं कर सकते, वो स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से 8 साल तक। ओके ये सब चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, अभी इसको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग पूरी लिस्ट देख रहे हैं, और अभी पूरी लिस्ट में हम लोगों ने केवल 3 पॉइंट्स देखे, आउट ऑफ 33 की लिस्ट में से केवल 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। पहला, अगर कोई पार्टीशन ऑफ एचयूएफ होता है, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, उस केस में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरा केस मैंने बताया, अगर गिफ्ट और विल का केस है तो उस केस में भी ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और तीसरा केस मैंने बताया, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, बशर्ते होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर मौजूद हो और ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी हो, तो उस केस में इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा या ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफर के समय कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर किया जाता है, भले ही कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा, आपने ये एग्जेम्पशन अवेल कर लिया था, लेकिन 8 साल के अंदर आपने इन दो में से कोई एक गलती कर ली, तो आपका एग्जेम्पशन जो दिया गया था वो विड्रॉल कर लिया जाएगा, यानी कि उस पर टैक्स लग जाएगा। 8 साल के अंदर तक आप 100% शेयर होल्डिंग को अगर 100% नहीं रखते हैं तो, या 8 साल के अंदर उस कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर कंपनी है उसको कन्वर्ट कर देती है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो पॉइंट नंबर 4, यहां से अब आपकी कहानी थोड़ी टफ होगी, और आज का सेशन थोड़ा टफ रहेगा इस मैटर पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली सुनेंगे। सर ये तो टफ था, ये टफ नहीं था। पॉइंट नंबर 4 कहता है, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेशन के प्रोसेस में, किसके प्रोसेस में? एमलगमेटेड कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, भाई बट ऑब्वियस है, एमलगमेटिंग खत्म होने वाली कंपनी, एमलगमेटेड बनने वाली कंपनी। खत्म होने वाली कंपनी ने, खत्म होने वाली कंपनी ने बनने वाली कंपनी को अपनी एसेट्स ट्रांसफर की। प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द एमलगमेशन, समामेलन जो आप जानते हैं, या समामेलन करें, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, यस, एकीकृत करना, यस। तो यहां पर एमलगमेटिंग कंपनी ने अपनी कोई कैपिटल एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर की, तो इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बशर्ते, प्रोवाइडेड, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। क्या मैंने बोला?
तो इन दोनों ने एमलगमेशन के बारे में सोचा। ये एमलगमेटिंग कंपनी और ये एमलगमेटेड कंपनी। अगर मैं इनके आगे एक वर्ड लिख दूं, कौन सा वर्ड? मैं इसके सामने लिख दूं फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, तो आपको कोई एतराज़ है? नहीं सर, हमें क्यों होगा, फॉरेन है तो फॉरेन लिखने में क्या बुराई है। इसके आगे भी मैं लिख दूं फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर, दोनों में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस एमलगमेटिंग कंपनी ने एमलगमेशन के प्रोसेस में अपनी सारी एसेट्स एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दी। करने दो। अब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को हलचल मची, उसने कहा हमें तो टैक्स चाहिए। अरे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये इंडियन कंपनी नहीं है, इसमें कोई, दोनों विदेशी कंपनियां हैं, दोनों का अमलगमेशन हो रहा है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या लेना देना भाई? कौन सा ऐसा मतलब पड़ा है, आउटसाइड इंडिया कुछ हो रहा है तो होने दो, उससे इंडियन गवर्नमेंट का क्या लेना देना। मतलब उस समय आ जाएगा, ढंग से सुने, मतलब उस समय आ जाएगा जब इस एमलगमेटिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में, किस साइड में, एसेट साइड में एक और एसेट है, और वो एसेट है शेयर्स इन इंडियन कंपनी। ओके, और इस शेयर्स इन इंडियन कंपनी जब ये सारी एसेट्स अपनी इधर ट्रांसफर कर रही थी फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, तो क्या शेयर्स इन इंडियन कंपनी वहां ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब मतलब आ जाएगा, पहले मतलब नहीं था इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन अब मतलब यहां पर दिखेगा। और कहा गया, मेरी बात ढंग से समझें, कहा गया कि अगर कोई फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी जिसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं, एमलगमेशन के प्रोसेस में वो फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के साथ एमलगमेशन प्रोसेस करती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सोचो, इस ट्रांजैक्शन पर भी गवर्नमेंट ने कहा टैक्स नहीं लगेगा। सर ये तो बहुत गलत बात है। अब तो टैक्स लग जाना चाहिए क्योंकि इंडिया का कंसर्न आ गया उसमें। तो गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बशर्ते, बशर्ते। अब मैं आपको कहानी बता दूं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ऐसे अगर रटवाऊंगा तो आप रट्टा मार लेंगे, उससे कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग को एक चीज़ तो मालूम होगी ना, जिस आदमी की इज्जत अपने घर में होगी दुनिया भी उसकी इज्जत करेगी, पक्की बात है। अगर किसी बंदे की अपने घर में रेस्पेक्ट नहीं है तो दुनिया भी नहीं करेगी, सर ये भी पक्की बात है। ये मिस्टर पी है और ये मिस्टर क्यू है, दोनों दोस्त हैं। एक दिन मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू को बोला कि चलो आज मेरे घर चलो, हम तुम्हें अपने घर खाना खिलाते हैं। मिस्टर क्यू खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? नहीं, क्यों खुश हुआ। अच्छा, वो पी के साथ चला और उसके घर में खूब आदर सत्कार हुआ, खूब सेवा हुई। क्यू बहुत खुश, लोग पी की बहुत इज्जत कर रहे थे, तो क्यू को भी लगा हाँ उसके दोस्त की इज्जत उसके घर में है, उसके प्रति उसका और सम्मान या रिस्पेक्ट बढ़ गया। चलो भाई, बात आई गई, हो गई, सत्कार सेवा हुई, सब डंडना डंडन। कुछ दिन बाद क्यू को लगा चलो पी से मिल आते हैं उसके घर पे। मिस्टर क्यू बिना बुलाए पी के घर में डोरबेल बजाने जा रहे थे। अंदर से आवाज आई चीखने और चिल्लाने की। क्यू को सुनाई दी। छोटा भाई भी पी को मार रहा है, उसकी सिस्टर उसको ताने दे रही है, मम्मी पापा सारे लगे पड़े उसको गाली देने में। तो उसको समझ में ये आया कि पी की तो अपने घर में कोई रेस्पेक्ट है नहीं। उस दिन तो दिखावे की हमारी सेवा की गई थी, इसको तो कोई नहीं छोड़ रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यू को उस दिन पता चला कि इसकी अपने घर में रेस्पेक्ट नहीं है, तो मैं क्या खाक करूंगा। सेम वही चीज यहां पर भी है। ये फॉरेन कंपनियां हैं, ये फॉरेन कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं। जिस देश में ये विदेशी कंपनी है, अगर उस देश की गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हम इस अमेलगमेशन के प्रोसेस में हम टैक्स नहीं लेंगे, सोचो, उस देश की गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स नहीं लेंगे, तो हम इंडियन गवर्नमेंट भी कहेगी कि ठीक है हम भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर विदेशी कंपनी कहेगी कि मेरे ही देश में हो, ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम तो टैक्स लेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी अरे जब तू अपने देश में टैक्स ले रहा है
तो हम कौन होते हैं टैक्स छोड़ने वाले? मेरी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब विदेशी कंपनी जिस देश में इनकॉर्पोरेटेड है, इफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री is announcing to not to charge tax on such type of transaction in that country, in that particular country, then Indian government will also not charge to tax on such type of transactions. क्लियर हुआ? पक्की बात है 100%। दूसरी कंडीशन इसी में ही कि इसके कम से कम 25% शेयर होल्डर्स इस दूसरी नई कंपनी में जाने को तैयार हो जाएं। मैंने क्या कहा? 25% शेयर होल्डर्स इस नई कंपनी में जाने को तैयार हो जाएं। जरा देखा जाए, अब हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अब दिमाग में आएगा। जरा ढंग से सुने। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर हेल्ड इन इंडियन कंपनी in a scheme of amalgamation by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company is exempt if the following two conditions are satisfied. Again two conditions. मैंने क्या कहा? एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ एमलगमेशन प्रोसेस में, ये एमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी इधर मर्ज हो रही है, तो इस एमलगमेटिंग फॉरेन कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर्स थे, वो भी तो ट्रांसफर होंगे, तो टैक्स लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा नहीं लगाएंगे, बशर्ते ये दो कंडीशंस पूरी हों। पहली कि जिस कंट्री में ऐसी खत्म होने वाली कंपनी मौजूद है, फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, तो उसके ऊपर ट्रांसफर का केस लगता है, ट्रांसफर का टैक्स लगता है। लेकिन अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट ने कहा हम इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा हम इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और है, केवल इतनी नहीं, इस कंट्री में जो कंपनी इन्वॉल्व है, कंपनी खत्म हो रही है, इसके 25% शेयर होल्डर इस नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए, तो ही ये माना जाएगा कि ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ऐसे क्लियर? सर एक बार ये 25% वाला समझ में नहीं आया। अगर मैं आपको कहूं कि ये खत्म होने वाली कंपनी, इसमें 4 शेयर होल्डर हैं, PQRS, इसके पास 2% शेयर है, इसके पास, और इसके पास 40, ये कहता है हम वहां जाना चाहते हैं नई कंपनी में, तो क्या 25% हो गए? हाँ। ये कहता है हम वहां जाना चाहते हैं अकेले, क्या हो गए? हाँ, अकेला अकेला। लेकिन अगर केवल क्यू बोलता है हम नई कंपनी में जाएंगे, तो क्या 25% का कंडीशन फुलफिल हुआ? हाँ, हो गया। वर्ड कहा गया है, जरा ढंग से अगर सेंटेंस देखो तो 25% शेयर होल्डर्स, टोटल शेयर होल्डर कितने? 4, 4 का 25% कितना? 1। तो अगर केवल पी भी बोल देता है कि मैं जाऊंगा, तो भी ये कंडीशन मान ली जाएगी। सोचो, आप ना सोच रहे थे 25% वैल्यू है, वैल्यू इज नॉट रिकॉग्नाइज, बट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के हिसाब से हमको डिसाइड करना है। इफ 25% shareholders are ready to go with the new one company, then yes, the condition will be satisfied. देखो ना, लिखा है 25% शेयर होल्डर्स, यहां पर 25 द शेयर होल्डर्स होल्डिंग 25% वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, यहां केवल लिखा है 25% शेयर होल्डर्स, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के ऊपर है। तो at least 25% shareholder of the amalgamating company to be continue to be the shareholder of foreign amalgamated company, as well as such transfer doesn't attract capital gain in that country in which such foreign amalgamating company is incorporated. That's it. अभी तक मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। फर्स्ट बताया पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दूसरा बताया विल और गिफ्ट, तीसरा बताया होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, फोर्थ बताया एमलगमेशन प्रोसेस में एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, बशर्ते एमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी हो। नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर कोई फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी है, फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के साथ एमलगमेशन प्रोसेस में अपनी एसेट ट्रांसफर कर रही है, और उस एसेट के साथ साथ इंडियन कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग ट्रांसफर तब नहीं मानेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हों। नंबर 1, ये फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी जिस कंट्री में सिचुएटेड या इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंट्री में ऐसे ट्रांजैक्शंस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और साथ ही साथ इस कंपनी के 25% शेयर होल्डर नई कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं। गॉट इट? फिर से एक नई समस्या। अब क्या समस्या, जरा ढंग से सुने। अभी एमलगमेशन का लोचा खत्म नहीं हुआ, 2 केस हो गए एमलगमेशन के, लेकिन तीसरा लोचा अभी बाकी है।
कहता है कि अगर आप एक सेक्शन देखेंगे, इसमें कहता है कि अगर कोई कंपनी जो रेफर्ड है एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 9(1), और मैंने यहाँ नीचे आपको आपकी रीडिंग के पर्पज से ये पूरा हिसाब किताब दे रखा है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग। ये 3 क्वेश्चंस भी दे रखे, मीन्स आपको केवल इनको एक बार गो थ्रू हो जाना है। इट इज ऑफ नो यूज टू गो इन डिटेल विद ऑल दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू रीड गो थ्रू दीज थिंग्स ओनली। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन 5 बता दूं सेक्शन 9(1) का। ये एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि अगर कोई कंपनी जो विदेश में है, अगर कोई कंपनी जो इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, उसके पास कोई एसेट या कैपिटल एसेट है, मैंने क्या कहा, अगर उसके पास कोई एसेट या कैपिटल एसेट है जिसकी सब्सटेंशियल वैल्यू वो ड्राइव करती है इंडिया से, यानी उसके वो एसेट और कैपिटल एसेट अफेक्टेड होती हैं ड्यू टू इंडिया, तो उस लिमिट तक वो मान लिया जाएगा डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कंप्लीटली डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया। कब? कहता है एक्सप्लेनेशन 5 टेल्स दैट एन एसेट और अ कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो केवल इतना समझ लो, एक कंपनी है विदेशी, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, और उसके पास कोई कैपिटल एसेट या कोई एसेट है या कोई इंटरेस्ट है जिसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैल्यू ड्राइव होती है एसेट लोकेटेड इन इंडिया से, तो उसको मान लिया जाएगा कि डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया। तो उस कंपनी को ऑल रेस्पेक्ट में मान लेंगे कि ये कंपनी विदेशी नहीं है बल्कि इंडियन है, तो उसकी इनकम पर टैक्स लगा देंगे। इज इट क्लियर? नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कब कौन सा फंड इंडिया में इन्वॉल्व होता है, किस तरह से वैल्यू ड्राइव करते हैं, वो आप देख लेंगे। मान लेते हैं एक कंपनी है, विदेश में रजिस्टर्ड है, उसने कुछ फंड का एक्यूमुलेट किया आउटसाइड इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया और एक फंड अलग से बना दिया जिसका मेन पर्पस था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, और उसकी अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है उसकी वैल्यू अब ड्राइव कहाँ से होगी? इंडिया से। इज इट क्लियर? तो उसके लिए कहा गया कि ये डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया मान ली जाएगी। चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 5 टू सेक्शन 9(1) अब याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर। अगर कोई ऐसी कंपनी, जो मैंने अभी अभी आपको नाम लिया, अगर कोई ऐसी कंपनी शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी एमलगमेशन प्रोसेस में ट्रांसफर करती है तो उसको भी ट्रांसफर माफ कर दिया जाएगा। एसेट ट्रांसफर इज अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। अगर ऐसी फॉरेन कंपनी शेयर्स को ट्रांसफर करती है तो इस ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं मानेंगे बशर्ते 25% शेयर होल्डर्स रेडी हो जाएं, और ऐसे देश में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। सेम कॉपी एंड पेस्ट आपको दोनों कंडीशन जो मैंने फॉरेन अमेलगमेटिंग टू फॉरेन अमेलगमेटेड में बताया, नाउ वी आर नीडेड टू कॉपी एंड पेस्ट बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस। इसका मतलब वो दोनों कंडीशन किन किन केसेस में लगता है? फॉरेन अमेलगमेटिंग टू फॉरेन अमेलगमेटेड कंपनी, जब उस फॉरेन अमेलगमेटिंग के पास इंडियन कंपनी के शेयर थे, वो दूसरे में जा रहे थे। यहां पर क्या है कि ये अपनी दूसरी वाली केस में जो अभी मैंने बताया कि एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है और उसके पास कोई एसेट है या कोई कैपिटल एसेट है और उसका पर्पस है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना या इंडिया से इसकी वैल्यू ड्राइव करना सब्सटेंशियली, तो उस पर्पस के लिए वो कंपनी मान ली जाएगी डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया, लेकिन उसके इस ट्रांजैक्शंस को, जो शेयर ट्रांसफर होंगे एमलगमेशन प्रोसेस में, उनको भी माफ किया गया है। कंडीशन सेम कॉपी एंड पेस्ट की गई हैं। चलिए सर, तो अमेलगमेशन मैंने 3 बताया, एक तो नॉर्मल इंडिया में वो माफ होता है, आउटसाइड इंडिया में शेयर माफ होता है, सब्सटेंशियल वैल्यू ड्राइव करने वाले का माफ होता है, और लास्ट में जो अब आपको बताने जा रहा हूं शेयर होल्डर। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं। ए लिमिटेड के पास कुछ शेयर होल्डर्स हैं। ए लिमिटेड ने अमेलगमेशन किया बी लिमिटेड के साथ, ए लिमिटेड ने अमेलगमेशन किया बी लिमिटेड के साथ, कोई टैक्स नहीं लगा, ट्रांसफर नहीं माना गया, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन बेचारा पिसा कौन? जिसने डिसीजन में कोई रोल प्ले ही नहीं किया। पिसा कौन? ये शेयर होल्डर। इन शेयर होल्डर अब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं रहे,
इनमें से कुछ बी लिमिटेड में चले गए, कुछ ने कैश ले लिया, कुछ डिबेंचर ले लिए, यानी कुछ को पैसा दे दिया गया, भैया जाओ एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ यहां से निकलो, कैश लो। कुछ लोग एग्री हो गए तो उन लोगों ने डिबेंचर एक्सेप्ट कर लिया, कुछ लोग एग्री हो गए तो नई कंपनी में शेयर होल्डर बन गए। कहने का मतलब इन लोग को रफा दफा किया गया। लेकिन देखो ना, ट्रांसफर हो गया, अब शेयर होल्डर के ऊपर मुसीबत आ गई। कंपनियां तो बच गई, ऊपर का हम लोगों ने देखा कंपनियां बच गई, दे टुक द डिसीजन एंड दे आर नॉट entitled to pay the amount of taxes because the transactions are exempted under section 47. While on the other hand, the persons who were not involved themselves in the decision making process, now they are needed to make the payment of taxes because their share has been transferred. Either they went to the new one company or they converted them into cash or debenture or whatever the case it is. तो इनके लिए एक प्रॉब्लम आई, इनके लिए शेयर होल्डर के लिए। तो अब शेयर होल्डर को माफ करना था, तो शेयर होल्डर को माफ करने के लिए ये पॉइंट आया आपका कि अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और वो कंपनी एमलगमेटिंग कंपनी है, खत्म होने वाली कंपनी है, तो उसके भी इस ट्रांसफर को माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते पुरानी कंपनी में वो शेयर होल्डर था, अब वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बन गया। पहले वो पुरानी कंपनी में शेयर होल्डर था, अब वो नई कंपनी में शेयर होल्डर बन गया और उसको शेयर के बदले शेयर दिया गया, कुछ और नहीं दिया गया। क्या दिया गया? पहले भी शेयर होल्डर था और अभी भी शेयर होल्डर है, तो उसको शेयर के बदले क्या दिया गया? शेयर दिया गया। तो ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट टू हिम ऑफ एनी शेयर इन द एमलगमेटेड कंपनी, बात खत्म। एंड द एमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, दिस कंडीशन वी नो वेरी वेल। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, दैट्स इट। अब आपको मैं अगर कहूं एमलगमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने कवर अप कर लिया, और एमलगमेशन में टोटल आपके 4 पॉइंट थे, सामने दिख रहे हैं 4 पॉइंट दिख रहे हैं, क्योंकि यही 4 पॉइंट हम फिर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे डीमर्जर के केस में। वी आर नीडेड टू कॉपी एंड पेस्ट द सेम डिट्टो ऑल दीज 4 प्रोविजंस इन द केस ऑफ द डीमर्जर। तो देखो ना, आपके 4 पॉइंट और कवर हो जाएंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन 4 पॉइंट्स को, जरा देखते हैं क्या मैंने बताया। मैंने कहा अगर एमलगमेशन हो रहा है, एमलगमेटिंग कंपनी है, एमलगमेटेड कंपनी इंडियन है, तो वहां पर ट्रांसफर को नहीं माना जाएगा, बशर्ते ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है सर, किनारे करिए। फॉरेन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के पास इंडियन कंपनी के शेयर्स थे, उनको भी माफ किया गया, बशर्ते उस देश में ऐसे ट्रांजेक्शन पर टैक्स नहीं लगता और कम से कम 25% शेयर होल्डर नई कंपनी में जाने को तैयार हो जाए। दूसरा मैंने कहा कि एक फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी है, फॉरेन कंपनी है जो भले इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा फंड है जिसकी सब्सटेंशियली वैल्यू वो इंडिया से ही ड्राइव करती है, तो उस केस में उस लिमिट तक कहा गया। सेम वही कंडीशन जो ऊपर मैंने कहा, कॉपी पेस्ट कर लो, उसको भी माफ कर दिया गया, उस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। फोर्थ मैंने बताया, अगर एमलगमेशन के प्रोसेस में किसी शेयर होल्डर का कन्वर्जन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इस केस में एमलगमेटिंग कंपनी से एमलगमेटेड कंपनी में, तो कहा गया कि ट्रांसफर शेयर के बदले शेयर मिलना चाहिए, पहली चीज। तो जिन लोगों ने शेयर के बदले शेयर लिया उनको बिल्कुल कहा गया भैया तुम किनारे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तुमने शेयर था, नई कंपनी में क्या लिए हो? शेयर, किनारे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पुरानी कंपनी में क्या थे? शेयर होल्डर। नई कंपनी में क्या लिए हो? डिवेंचर, भैया टैक्स दे दो। पुरानी कंपनी में क्या था? शेयर होल्डर। नई कंपनी में क्या है? कुछ नहीं, कैश ले लिया, भैया टैक्स दे दो। अब समझ में आई बात? तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द सेम कंसेप्ट इन द केस ऑफ द डिमर्जर। डिमर्जर का मतलब क्या होता है? एमलगमेशन का मतलब तो आपको मालूम है, ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड है। ये दोनों कंपनियां खत्म हो गई, नई बना ली जेड लिमिटेड। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, या एक्स वाई लिमिटेड, वॉट एवर द केस इट इज। ये दोनों कंपनियां नई कंपनी बन गई, इसको हम कहते हैं एमलगमेशन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक्स लिमिटेड खत्म, हाँ सर, वाई लिमिटेड बन गई, इसने अपनी एसेट वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी, दिस इज द केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये एमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन एक ही चीज है। लेकिन डीमर्जर क्या होता है? एक्स और वाई मिलकर के क्या बनाए? जेड। मान लेते हैं जेड टूट गई कंपनी और 2 पार्ट में बंट गई, इसको हम कहेंगे डीमर्जर। इसको हम कहते हैं मर्जर, इसको हम कहते हैं डीमर्जर। इज इट क्लियर? ये मर्जर और ये डीमर्जर, अलग होना। तो अगर कोई एक कंपनी है वो 2 हिस्सों में टूट रही है, तो उसको हम कहेंगे डीमर्जर। ठीक, अब डीमर्जर में कौन कौन सी कंपनियां बनेंगी? मान लो एक थी जेड लिमिटेड थी, वो 2 पार्ट में टूट गई, तो कौन कौन सी कंपनी बनेगी? एक एक्स लिमिटेड और दूसरी सर वाई लिमिटेड, दत्त जेड लिमिटेड। अरे जेड लिमिटेड तो ऑलरेडी एक कंपनी है ना, वो क्यों खत्म होगी भाई?
उसने अपना हिस्सा कुछ किनारे करके दूसरी कंपनी बना ली जिसको उसने एक्स लिमिटेड बोला। तो ये याद रखेंगे, यहां पर कंफ्यूज ना रहेंगे आप। डीमर्जर की बात मैं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं नेक्स्ट सेशन तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ये एक बार थोड़ा अजीब लगेगा शुरू शुरू में, जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको अजीब लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर, और बहुत ही आसान सी चीज़ है, टफ नहीं लगेगा। और मैं आपको बार बार रिवाइज भी करवा रहा हूँ हर थोड़ी देर बाद, तो इसके पीछे पर्पस भी ये है कि वो सारी पुरानी चीज़ें दिमाग में सेट रहें। और कोई टफ नहीं है, देखिए ना, 7 हो गए, 7 के बाद 4 तो ये तुरंत होने वाले हैं, तो 11 पॉइंट तो आपके दंदनाते हुए खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक बार घर पे रिवाइज कर लेंगे, इस चीज़ को दिमाग में सेट रखेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, नहीं ना कि ये सेशन बल्कि नेक्स्ट सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है ना, इन्हीं 2 सेशंस पर बेस्ड होता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। बस प्रॉब्लम आती है तो केवल और केवल सेक्शन 47 में आती है, कहीं और नहीं आने वाली। डीमर्जर ऑफ कंपनी, सेम चीज, कॉपी एंड पेस्ट। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन अ डीमर्जर बाय द डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी इज एग्जेम्प्ट इफ द ट्रांसफर कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ये कहलाएगी डीमर्ज कंपनी और ये बनेगी रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग मतलब जो रिजल्ट में बनी, डीमर्ज मतलब टूटने वाली कंपनी। तो डीमर्ज कंपनी ने अपनी रिजल्टिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी यानी लेने वाली कंपनी आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है। सेम वही एमलगमेशन वाला, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, अगर फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी हो और उस केस में इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हों, तो मैंने आपको बता दिया था कि कम से कम 25% शेयर होल्डर ट्रांसफर होने चाहिए। यहाँ थोड़ा चेंज किया गया है, यहाँ थोड़ा सही किया गया है, चेंज नहीं कहा गया। एटलीस्ट शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैंने क्या बोला भाई? shareholders holding at least 75% value of shares of the demerged foreign company are ready to become the shareholder of foreign resulting company। तो यहां पर 25% शेयर होल्डर ना लिख करके यहां पर 75% वैल्यू को कंसीडर किया गया है, ये ध्यान देंगे। और ये कहां चले जाएं? फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। और साथ ही साथ ऐसे देश में ऐसे ट्रांसफर पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। अगर तुम्हारे देश में तुम्हारी कंपनी की इज्जत है तो इंडिया भी उसकी रेस्पेक्ट करेगा। सेम कि अगर एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 9(1) वही वाला जिसका एक फॉरेन सिचुएटेड कंपनी है उसको हम लोग डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया मान लेते हैं। कब मानते हैं? अगर उसकी सब्सटेंशियल वैल्यू ड्राइव की जाती है इन इंडिया से। तो अगर ऐसी कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर करती है और वहाँ के सेम वही चीज़ 75%, वहाँ 25% था, यहाँ 75%, और ऐसी कंट्री में ऐसा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। सेम वही चीज़ अगर शेयर होल्डर हैं डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी में जा रहे हैं, बशर्ते ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी हो, तो वहाँ पर भी उसको माफ़ किया गया शेयर के बदले शेयर लेने पर। इज इट क्लियर? हमें नहीं लगता वो 4 पॉइंट हमने कॉपी एंड पेस्ट कर लिए। ये चीज़ आपको मैंने पढ़ने के लिए दी है। 11 पॉइंट हमने कवर कर लिए। अगर बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिया था आपको, अगर गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है, उसको भी माफ किया गया। वो ट्रांसफर भी ट्रांजेक्शन नहीं, उस ट्रांजेक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना गया है, उस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर या नहीं माना गया। हुआ क्या कि एक दिन मैं घर से निकला, मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ विजया बैंक। कहाँ चलते हैं? मेरा अकाउंट जहाँ है, हम दौड़े दौड़े गए विजया बैंक। वहाँ गाड़ी खड़ी की, बाहर देखा तो बोर्ड चेंज, बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड नज़र आया। अब मेरा बीपी हाई, दौड़े दौड़े अंदर गए क्योंकि विजया बैंक में मेरा अकाउंट था। अंदर गए तो देखा तो मैनेजर साहब वही सब बैठे हैं, सब लोग अपनी जगह, वही जो पहले स्टाफ काम करता था विजया बैंक में अब बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा पासबुक वगैरह चेंज कर दिया, नाम बदल गया, काम नहीं बदला। ये एमलगमेशन हो गया, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। बैंकिंग टू बैंकिंग कंपनी के बीच में अगर कोई एमलगमेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसको भी माफ किया गया है। सेम यही चीज अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक से कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर होती है एसेट, तो उसको भी माफ किया गया है। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक, बैंकिंग कंपनी टू बैंकिंग कंपनी एमलगमेशन होता है तो उसको भी माफ किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने एमलगमेशन की ही बात जानी है। हाँ, सेम इसी तरह से अगर कोई शेयर होल्डर है
किसी कोऑपरेटिव बैंक में उसके शेयर्स थे, अब वो नए कोऑपरेटिव बैंक में चूंकि एमलगमेशन प्रोसेस हो गया तो वहां पर जाकर के वो शेयर होल्डर बन गया, तो उसको भी माफ किया गया है। अब जाकर के आपका पॉइंट खत्म हुआ एमलगमेशन से रिलेटेड, डीमर्जर से रिलेटेड। मैंने क्या क्या बताए ढंग से सुने, 14 पॉइंट कवर हो गए। पहला पॉइंट मैंने बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दूसरा गिफ्ट और विल, तीसरा मैंने होल्डिंग टू सब्सिडरी, एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, और फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड, फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन कंपनी का मैंने बताया जिसको डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया माना गया, बशर्ते वो इंडियन कंपनी में शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है, यहाँ से फंड को पूल करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया मैंने कि अगर कोई शेयर होल्डर है एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड जा रहा है तो क्या होगा, उसके केस में बताया शेयर के बदले शेयर ले लेता है। अगर डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी है, फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग है, तो 25% यहाँ पर रियल में 75% वैल्यू आ गई थी। इसी तरह फॉरेन कंपनी जो है उसको डीम टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा ऑल रेस्पेक्ट में, बशर्ते वो इंडियन कंपनी इंडिया से वैल्यू ड्राइव करती हो सब्सटेंशियली। और अगर कोई डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी में शेयर होल्डर ट्रांसफर होता है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा शेयर के बदले शेयर का। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा बैंकिंग कंपनी टू बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक, और ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक, उसको भी माफ किया गया है। इतनी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। नेक्स्ट सेशन में आएंगे। अब ये चीज़ें टफ नहीं है, आगे की चीज़ें टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जो आज आप लोगों ने काम कर लिया है ये समझ लीजिए इसका 50% भी वर्क हमको नेक्स्ट सेशन में नहीं करना ना, इतना टफ नहीं रहेगा। ये जो सेशन था आज का, ये मैं मानता हूँ अच्छा खासा आप लोग के ऊपर प्रेशर डाला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में भी प्रेशर मेंटेन रहेगा, लेकिन इतना प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर इस चीज़ का रहेगा कि स्टिल वी हैव डिड ओनली 14 पॉइंट्स आउट फ्रॉम 33, still 19 points are needed to be done, but those things will be done very easily, max of the things will be done by you without having any problem। वो आपके पॉइंट्स कवर अप होते चले जाएंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आज वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी घर पे बैठ करके आप पहले आधा घंटा 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी सीट छोड़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।